इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें, आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। देखिए, कोई बिरादर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नहीं होता, बिरादरली एक्शंस होते हैं। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से। ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपागेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि बीएलए के टेररिस्ट इस वक्त ईरान में घुसे हुए हैं और ईरान उनको पनाह देता है? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक करना, ये वाले काम क्यों? और फिर जब ईरान ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये हैंडल उनके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो वो क्या किया जाए? ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए। तो ईरान को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के दोस्त हैं उन सब की दोस्ती में दरार लाई जाए। इस दफा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं, इसका मतलब है वो बगैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ दौड़े। और कौन ही करना चाहेगा इसमें? ईरान और इंडिया का रिलेशनशिप खराब करने का इंटरेस्ट किसको होगा? ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में, साथ में बात हो रही है पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन के बारे में। अब सिचुएशन ये है यहाँ पर कि कहने के लिए तो दोनों इस्लामिक कंट्रीज है, मतलब पाकिस्तान और ईरान की बात हो रही है, लेकिन ये वो शिया सुन्नी वाली मैटर वहां चल रही है। अब पाकिस्तान खुद को सुन्नी कंट्री काउंट करता है, ईरान जो है वो शिया कंट्री है। अब कई बार क्या होता है कि कोई अगर कॉमन दुश्मन हो गया तो उनको लेकर वो दोनों एक पेज पर आ जाते हैं, अदरवाइज दोनों के लिए एक साथ में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान नाराज हो जाए फिर भी जो है वो ईरान इंडिया की फेवर कर देता है कई सारी चीजों के मामले में, चाहे वो बात करने की बात हो, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करने की बात हो या फिर कोई एक्शन लेने की बात हो। और ईरान को भी पता है कि हमारा अगर मान लीजिए बेनिफिट है तो इंडिया से ही बेनिफिट है, ऐसा कोई बेनिफिट हमें पाकिस्तान से नहीं मिलने वाला जिस हिसाब से इंडिया से बेनिफिट मिलता है। और इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाज भी है पूरी दुनिया में। यूएस तो, अमेरिका तो, ये पाकिस्तान तो आप समझ लीजिए कि किसी न किसी का पिट्ठू बन जाता है, चाहे वो यूएस हो चाइना हो, उसका कोई वजूद है नहीं। वैसे यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से, जिसपे ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो भी लगाई हुई है, ईरान के झंडे की भी फोटो लगाई हुई है और उसमें एक मैप इशू किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान का हिस्सा, और चाइना का वो इलाका जो भारत के पास है उसको भी पूरा का पूरा चाइना का पार्ट दिखा दिया गया है। तो ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपागेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए या फिर ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खराब करने के लिए। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? फिर हम ईरान की बात करें तो ईरान भारत का इतना साथ क्यों दे रहा है? ईरान को भारत की इतनी जरूरत क्यों है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के अंदर जो है वो हमारे मुस्लिम भाई मौजूद हैं, हम जो है वो फ्रंट पेज पर आकर उनका साथ देंगे। बेशक उस तरीके से उनकी हेल्प नहीं की गई, लेकिन जुबान से हर किसी ने यही कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरान को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के दोस्त हैं उन सब की दोस्ती में दरार लाई जाए। मैं सबसे पहले ये ईरानी सुप्रीम लीडर जो है, हम उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। जब से ये
इसराइल का मामला हुआ है, जो उन्होंने इसराइल को छोड़ के कतर में, जो अमेरिका पे भी, क्योंकि कतर पे हमला नहीं किया था उन्होंने, हम उनको एक बहादुर आदमी समझते हैं, तो वो बहादुरी इंडिया को भी दिखाएं। आपको इंडिया की जरूरत नहीं है, आप ये जेन में रखें। ईरान वालों को हमारी ईरानी समझ नहीं आएगी, मगर उधर पैगाम पहुंचेगा जिनको हमने पैगाम पहुंचाना है इंडिया वालों को, कि आप ये जेन में रखें कि मुसलमान आपस में बाई बाई हैं। चाहे इनको देर से समझ आए, चाहे बहुत देर से समझ आए, ये समझ आ जाएगी और आ जानी है। और आप भी ये समझ लें इंडिया वालों, ये ईरान ने अगर माफी मांगी है, इसमें भी उसकी कोई यानी कि कोई प्लानिंग होगी। इस पर भारतीय मीडिया कहता है कि हमने टेररिस्ट को निशाना बनाया था, हमने पाकिस्तान की 11 बेसिस 9 टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया था, हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, कि बता दिया है कि दहशत गर्दी और आतंकवाद का हम खात्मा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, ईरान ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। अजरबैजान, तुर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन ईरान की इस चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं हमने सुनी। अच्छा, ईरान के लिए अब मुस्लिम उम्मा से ज्यादा जो है वो उनके नेशनल इंटरेस्ट हमें काफी हद तक प्रेफरेंस पर उनके नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट से एक तो उनकी सेंट्रल एशिया में पकड़ मजबूत होगी, साउथ एशिया में उनकी पकड़ मजबूत होगी, वो इस रीजन में जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। साथ ही साथ वो इंडिया को अपना ऑयल और गैस देता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए अब मुस्लिम उम्मा वाला रिश्ता जरा साइड पर हो गया और उनके नेशनल इंटरेस्ट उनके लिए फर्स्ट है। पाकिस्तान के लिए हमेशा से कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है, जिसमें तुर्की ने और अजरबैजान ने साथ दिया, लेकिन ईरान ने कभी पाकिस्तान का साथ दिया ही नहीं है कश्मीर के मुद्दे पर। सर, ये क्या चल रहा है? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को। इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है इस स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। दोस्तों, एक बड़ा सेंट्रल सवाल है कि अभी जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है, इसका आउटकम क्या था, और ये क्यों समिट जो है, ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। हमें इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको ज़रा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में, तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है,
वहां पे एक डिफरेंट किस्म का, अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी, ग्लोबल साउथ का रोल, ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल, नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ, ठीक है ना जी, nobody will give role to global south, global south has to get that role with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization, ये ग्लोबल करेंसी की, ये de-dollarization की बात करता है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप जहां पे de-dollarization की बात होती है। लेकिन वो जयशंकर ने कहा था कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं वो करते, ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 इयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से, और माइक्रोसॉफ्ट ने जितना भी उसका बिजनेस था उठा लिया है पाकिस्तान से, और वो जा चुके हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है, वजह तो बहुत सारी हैं इसके, जो रीजन सामने आ रही है, लॉजिक्स आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर्स से जो लोग काम किया करते थे, अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। दिस इज सो सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर देम। कि देखिए, ऐसे भी नौजवान थे वहां पर कि जो 25,000 पे, 30,000 पे, 50,000 रुपीज पे भी काम कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। बड़ी तनख्वाहों पर भी काम करने वाले थे, उनका तो किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन देखें, जो ऐसे थे, और मैं आपको बताऊं कि ये जो ले ऑफ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसमें उसने कहा है माइक्रोसॉफ्ट क्लोजेज ऑफिस इन पाकिस्तान, ले ऑफ स्टाफ। ये किसकी खबर है? डॉन की। ये मैं सिर्फ कहीं इधर उधर से खबर देखकर नहीं बता रही, डॉन की ये हेडलाइन है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना अपने ऑफिसेज क्लोज कर दी हैं। जवाद रहमान, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले हेड थे शायद पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो पोस्ट की सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये हालात हैं, और ये जो है वो उठाकर ले गए हैं अपने बिजनेस यहां से, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफिशियली क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। ये हालात हो गए इकोनॉमी के। ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है? ये तो समझ में ना आने वाली बात है। अगर वो काम करे थे इतने अरसे से, तो कोई कहने लगा कि जी जो करेंसी है वो इतनी डीवैल्यू है, कोई कहने लगा उनको बड़ी प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के अंदर और उनका जो है बिजनेस सही नहीं चल रहा था, वो मजबूरन चला रहे थे। कोई कहने लगा कि और बहुत सारी जो है उनको इसमें प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी। अब देखिए, इसके बारे में एक तो ये है कि ये कहा गया है कि जो उनके लोकल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू वो ये बिजनेस जो है वो चलाते रहेंगे। ओके, अब मुझे नहीं पता लोकल पार्टनर्स के थ्रू कितना बिजनेस चल सकता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा वी विल सर्व आवर कस्टमर्स थ्रू बोथ आवर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकेटेड, क्लोजली लोकेटेड। ये तो बहाना ही है, यानी ये तो आप ये कह लें कि अब जा रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो कहना है ना। अब जैसे कोई जो ऑफिस बंद हो तो उसका जो स्टाफ को निकाला जाए तो उसको क्या कहा जाता है कि हम तुम्हें बहुत जल्दी वापस बुला लेंगे। लारा दिया जाता है, डोंट वरी, अगर तुमने कोई शोर वोर ना मचाया तो हम ये करेंगे कि हम तुम्हें जल्दी दोबारा हायर कर लेंगे। वो उन्होंने करना कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि जो स्टाफ है ना वो बागी ना हो जाए, वो स्ट्राइक ना कर दे कोई बहुत बड़ी। मुझे लगता है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ इसी तरह की है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मसला नहीं है, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई इसमें जो है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 228,000 एम्प्लॉइज में से जो है 4% तो कम से कम 40 के 40 उन्होंने कट कर दिया। और इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ 6-7 हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो तो फौरी तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आगे क्या बनेगा, क्या होने जा रहा है। जो ये डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना, मोदी जी डिक्टेटर हैं, असर्टिव हैं अपनी लीडरशिप में, वो प्रूव भी करेंगे कि आई एम गोइंग टू डू व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है, क्योंकि भारतीय नौसेना को 17 नए आधुनिक युद्धपोत मिल सकते हैं। इसके साथ ही 9 नई पनडुब्बियों को भी नेवी में शामिल करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। ये मिरर है,
दिस ऑनेस्टी इज मिरर फॉर मैनी। बहुत से लोगों को ये आईना दिखाने के लिए होना चाहिए, वो है, बहुत से लोगों को ये आईना दिखा रही है, ये ईमानदारी और ऑनेस्टी। बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? आपको क्या लगता है इस साल, अगले साल का तो बहुत, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अप्रैल, अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। पाकिस्तानी फौज जिसने कश्मीर लेना था वो पीटीआई में उलझी हुई है, ठीक है जी, यहाँ के कानून में उलझी हुई है। हम आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। जी, आपस में लड़, ठीक है। तो फौज का ध्यान हमेशा मुसलमान होने के नाते बॉर्डर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, उनका अंदर की तरफ है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब, वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। Once Israel defeats Iran, Pakistan is next। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इजराइल इंडिया के साथ मिलके इन पर हमला भी कर सकता है। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक कि अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं, जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है तकरीबन 2.4 लाख करोड़, मतलब कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास के यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, जिसमें हो सकता है कि तकरीबन 17 आधुनिक युद्धपोत और 9 पनडुब्बियां, मतलब 9 सबमरीन की यहाँ पर बात हो रही है, जो इंडिया आने वाले दिनों में अपनी जो सैन्य है उसमें शामिल करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये तकरीबन अमाउंट हो जाती है, अगर आप काउंट करें तो हो जाती है लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर्स। अब जरा सोचिए कि कितनी बड़ी अमाउंट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मतलब कि जो पहला फेज था वो हमने उसके बाद पॉज आया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया परचेज कर रहा है इतनी सारी चीजें या फिर खुद बना रहा है, तब आप सोचने लायक बात है कि भाई पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होगी। मतलब यहाँ पर कमर चीमा हो या फिर दूसरे पाकिस्तानी पत्रकार हो, यही कहते हुए नजर आएंगे कि भाई इंडिया जो है वो पता नहीं किस घोड़े पर बैठा है, लेकिन उसकी जो हथियारों की होड़ है वो बढ़ती ही जा रही है और पूरी दुनिया जो है वो हथियार बेचना चाहती है इंडिया को। तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे कंट्रीज इंडिया की फेवर में आ चुके हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रिगेट्स INS महिंद्रागिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रिगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महिंद्रागिरी, ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं एंड दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे है। अब मजे की बात ये है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये लंबी बात नहीं मैं कह रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, अब 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है, इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब।
वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज ये जो नए मैंने आपको बताया ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग एक लीडशिप थी इस क्लास की। और अब जो आपको पता है पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा बाहर से मंगवाते हैं, बिकॉज हमें तो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ़ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, इफ़ वी आर अनएबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders. हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। पाकिस्तान और ईरान ने काफी अरसा पहले एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था। ईरान की तरफ से वो गैस पाइपलाइन अपने इलाके तक बिछाई जा चुकी है। पाकिस्तान जो है उसको रोक दिया अमेरिका ने। Securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. We would particularly caution against any double standards on the matter. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। तो दिल्ली से जो जवाब गया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कैमरे पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन को ऐसी फटकार लगाई गई कि सुनकर उनके होश उड़ गए। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के नरेंद्र मोदी ने वाकई स्टैंड लिया। उसने अपना बताया चीन की जानिब से पाकिस्तान को J-35 देने की जो डील थी, जो कि इसी साल अगस्त में या फिर साल के एंड पर मिलने थे, क्या वो डील कैंसिल हो चुकी है? ईरान ने गलत टाइम चूज किया। बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस, भारत, चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट
जिसे RIC के नाम से जाना जाता है, उसे शुरू किया जा सकता है। कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है, हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है, वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास। क्या ये माना जाए कि उनकी हेकड़ी सारी निकल गई है 24 घंटे में? पहले भारत को डरा धमका रहे थे, खुद डरा रहे थे, फिर नेटो के जरिए डराने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना जबरदस्त उनके पास लीडर है, मैं कहूंगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते हैं। प्रेसिडेंट बनूंगा, वैसे 24 घंटे के अंदर में वॉर रुकवा दूंगा। क्या भारत को फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि भाई मान लीजिए यूएस कुछ कहता है तो पाकिस्तान किस हिसाब से नंगा हो जाता है या फिर किस हिसाब से अमेरिका के सामने लेट जाता है। वो कहता है कि भाई ठीक है भाई, आप जैसा कहते हो वैसा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रिसेंट एग्जाम्पल था रिसेंट एग्जाम्पल क्या था कि ये न्यूज फैली कि भाई शायद बलूचिस्तान के अंदर ऑयल के रिजर्व्स मिले हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। अब दिक्कत ये हो गई कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि भाई, क्योंकि उसको वहां बेनिफिट दिखने लगा कि भाई 200-500 बिलियन का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि रिजर्व्स छोटे मोटे तो होते नहीं है। तो उनका कहना यह था कि भाई देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर रिजर्व्स मिला है, हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में इंडिया को सप्लाई करे। ये उसने तंज कसा इंडिया पर, उसके पास एक मौका था, क्योंकि इंडिया इस हिसाब से, जिस हिसाब से अमेरिका चाहता है उस हिसाब से हम कर नहीं रहे, हम मान नहीं रहे उसकी बात। फिर अब पता चला कि नहीं, वो अब कोई ऐसी पुख्ता बात नहीं है कि वहां पर ऑयल मिलने वाला है या फिर मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की एक अपना अलग स्टांस है। कितनी बार वेस्टर्न मीडिया, खास करके यूरोपियन पत्रकार और अमेरिकन पत्रकार जयशंकर साहब से बहुत बार पूछ चुके, और जयशंकर साहब का जवाब भी उनको उसी हिसाब से मिलता था कि भाई देखिए, आप करें तो ठीक है, हम करें तो ये बात गलत है, ये सब दोगलापन तो कैसे चलेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें मार्क रूटे की, जो कि चीफ है नाटो के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तीनों कंट्रीज ऑयल परचेज करती हैं रशिया से। अब ये रशिया को कह लेंगे बहुत ज्यादा एक किस्म का उन पे दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे कि आपने 3 साल हो गए हैं ये वॉर होते हुए, अब अगर आपने ये ना रोकी तो हम इन तीनों पर भारी सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये तीनों आपसे ऑयल परचेज ना करें, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या भारत को फर्क पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो। इलेक्शन से पहले वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन से पहले ही यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दूंगा, फिर कहता है मैं 15 दिन में रुकवा दूंगा, 40 दिन में रुकवा दूंगा। बट वी सी दैट कि उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, इवन दो ही हैज टेकन मेनी यू टर्न्स ऑफ हिज ओन स्टेटमेंट। इंडिया भारत की बात करें तो भारत ना ऑयल लेता है रशिया से, ब्राजील भी लेता है और चाइना भी लेता है। तो इस पे भारत, अमेरिका बार बार कह लें कि जो नेटो है वो दबाव डाल रहा है इन तीनों कंट्रीज के ऊपर कि भाई सैंक्शंस लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ करो। देखिए, कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है, हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है, वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास। तो उसको अपना मुफाद सबसे आसान और बेहतर नजर आ रहा है, वो भी इंडिया से रशिया से आ रहा है। रशिया से क्रूड ऑयल जो है उसको एक कम प्राइस में मिल रहा है, उसे अपने मुल्क में लाकर रिफाइन करके दूसरे मुल्कों को सेल कर रहा है, उसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो एक मतलब एक अच्छा इकदाम उठाया। तो मेरे ख्याल से अगर ये वो काम कर रहा है तो ये उसने अपनी बेहतरी के लिए किया। और यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो रशिया का ऑयल ना बिके, रशिया पे जो है वो सैंक्शंस लगाई जाए, अलग कर देना चाहता है, करना चाहता है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ये तीनों मुल्क जो है वो रशिया को सपोर्ट ना करे, रशिया को कमजोर कर दिया जाए। अब देखेंगे, रशिया से पाकिस्तान ने भी ऑयल लेने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो है वो रेजीम चेंज करवाई गई और पाकिस्तान के खिलाफ करके जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बनाया गया, आज आप देख ले जो पाकिस्तान में चल रहा है। इसी तरह वो चाह रहा है कि इंडिया भी उनके काबू में आ जाए, वो चाह रहा है इसी तरह से जो दूसरे ममालिक है। असल में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बड़े नाम है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है। जब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, वो आजाद ख्याल लोग हैं और अपने फैसले करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना जबरदस्त उनके पास लीडर है, मैं कहूंगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते हैं अपने फैसले, और अपने लिए, अपने अवाम के लिए क्या बेहतरी कर रहा है। वो पेट्रोल सस्ता ले रहा है, अवाम को पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो क्योंकि हम अपने फैसले खुद लेना नहीं जानते। मेन मसला ये है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका जो मर्जी कर ले, ट्रंप जो मर्जी कर ले, भारत और ब्राजील और चाइना अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। जितनी मर्जी सैंक्शंस आयद करने की बात की जाए, 100% टैरिफ लगाने की बात की जाए, तो कोई भी कह लें कि ट्रंप की बात में नहीं आने वाला है। और 50 दिन में देखें क्या होता है, बड़े क्रूशियल मोमेंट्स हैं। क्या ये संभव है?
यूएस ने बहुत ट्राई कर लिया है कि भारत को प्रेशर करे कि वो उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे उनकी शर्तों पे। और सबसे पहले आपको मालूम है कि 500% का जो उन्होंने गेम खेला था, उनके जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैहम ने बोला था कि अगर आप रशियन तेल लेते हैं तो हम इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद नेटो के चीफ ने बोला था कि अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील रशिया के साथ अगर नहीं बोलते कि रशिया यूक्रेन के अंदर युद्ध नहीं रुकवाता है और उनके दोस्त को अगर वो नहीं समझाते हैं तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। और एक और एक चीज आप देख लीजिए, अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम एक चिट्ठी लिखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री को कि हमने जैसा करार इंडोनेशिया पे किया है के साथ किया है, हम वैसा ही करार भारत के साथ करना चाहते हैं। अब समझने वाली बात है कि इंडोनेशिया के साथ इन्होंने क्या करार किया है। इंडोनेशिया के साथ अभी इन्होंने ट्रेड डील किया। इस ट्रेड डील में इन्होंने बोला है इंडोनेशिया को कि आप $15 बिलियन ऑफ एनर्जी जो है यूएस से खरीदेंगे। अब सोचिए, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल और उसके बावजूद उनको एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। सेकेंड बोला है कि $4.5 बिलियन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अमेरिका में होता है उसको वो खरीदेंगे। और थर्ड उन्होंने बोला है कि 50 बोइंग जेट्स उनको खरीदना पड़ेगा। बोइंग जेट्स जिनका आपको मालूम है कि अभी क्रैशेस हो रहे हैं उन जेट में। और एक और एक चीज है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो इंडोनेशिया में आएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ लगेंगे। तो यहाँ पे तो रशिया ने क्लियर कट कह दिया, भाड़ में जाओ, हम कोई सीज फायर नहीं करने वाले हैं। मैं इसी को इंडोर्स करता हूँ कि पुतिन इसको प्रेशर में नहीं आएगा, बिकॉज उनके भी सॉवरेनिटी का मसला है और वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि इफ यूक्रेन डिडंट चेंज द गवर्नमेंट, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि पुतिन भी इस पे एग्री होगा और वो इसको प्रेशर लेगा। लेकिन लेट्स सी मेजर 3 बड़ी कंट्रीज आ रही हैं, ब्राजील आ रहा है, भारत आ रहा है और साथ में चाइना आ रहे हैं। इन तीनों के प्रेसिडेंट्स को भी वार्न कर दिया गया है, सैंक्शंस लगेंगे, 100% टैरिफ होगा, धमकाओ दबकाओ जो मर्जी करो पुतिन को, वॉर रुकवाओ। टैरिफ का क्या कर लेंगे, ट्रम्प ने भी टैरिफ लगा दिया था, 150% से ऊपर टैरिफ लग गया था, लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो ये करके देख लेंगे, ये भी रिवर्स हो जाएगा। इट विल नॉट अफेक्ट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज बिकॉज दे हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज और आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अफेक्ट करेगा।